मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के विज्ञान के 200 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, जो पहला सवाल है 2022 के प्रथम शिफ्ट में, 2024 के सेकेंड शिफ्ट में 2 बार पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि आपके आने वाले पेपर में भी ये सवाल पूछा जाए। और देखिए कि सवाल क्या है कि जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है। तो जिंक ब्लेंड में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। जिंक ब्लेंड जिंक का अयस्क होता है। जिंक का मतलब होता है जस्ता। जिंक ब्लेंड जस्ता का अयस्क होता है, जिससे हम लोग इसका संकेत हो जाता है Zn। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल या एंटीमनी। तो जो एंटीमनी होता है यह उपधातु होता है, जबकि लोहा, कॉपर, निकेल ये सब क्या है? मेटल है, धातु है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ये आपसे 4 बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, पीतल क्या है? तो पीतल तांबा और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण बनाने वाला सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है। दोनों याद रखिएगा। जब भी शुद्ध सोना कहेगा, प्योर गोल्ड के बारे में चर्चा करेगा तो 24 कैरेट का, जबकि आभूषण बनाने वाला सोना कहेगा, गहना बनाने वाला सोना के बारे में बात करेगा तो कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। अगला सवाल है, कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये जो सवाल है 2014 में, 2019 में 2 बार, 2022 में, 2024 में। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल आपसे मेन पेपर में भी पूछा जा सकता है। यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 1 और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 3, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी मार के मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पहले पूछा है तो नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन बाद में तो हाइड्रोजन 3, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसा सवाल वैसा आंसर आपको देना है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। वर्गों की संख्या को ही समूहों की संख्या कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि O3 होता है। तो इसमें कितने परमाणु है? तो इसमें 3 परमाणु है। अगला सवाल है, अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो अष्टक का नियम न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। 2011 में और 2020 में 2 बार पूछा गया सवाल है। तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जैव निम्नकरणीय है? यानी कि कौन निम्नकरणीय पदार्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो घास, पुष्प, चमड़ा होता है, यह क्या है? जैव निम्नकरणीय है। जबकि घास, लकड़ी जैव है, जैव निम्नकरणीय है, जबकि प्लास्टिक अनिम्नकरणीय में आ जाएगा, स्टील अनिम्नकरणीय में आ जाएगा, शीशा अनिम्नकरणीय में आ जाएगा। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घास, फूल और चमड़ा यह क्या है? जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? क्या घास को गेहूं खाता है? नहीं। क्या घास को बकरी खाती है? हाँ। क्या बकरी को मानव खाता है? आपको एक यस है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी तथा मानव करते हैं। अगला सवाल है, मेंडेलीव आवर्त मेंडेलीव नहीं रहना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला सवाल है, ओजोन के ऑक्सीजन कितने, अभी आप लोगों ने पढ़ा, ओजोन के ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 गो होता है।
अगला सवाल है, इथेन में कितने सहसंयोजक बंध काम करते हैं? तो इथेन का सूत्र क्या होता है? C2H6 होता है, यानी कि कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन 6 गो, हाइड्रोजन 6 गो और कार्बन 2 गो। और यहाँ बीच में एक और बंध काम करता है, गिन लीजिए जितना डंटा है, 1 2 3 4 5 6 7। जितना हम लोग हाइड्रोजन चिपकाए हैं वही हम लोग का क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंध हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इथेन में सहसंयोजक बंध की संख्या 7 होती है। अगला सवाल है, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होनी चाहिए? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होनी चाहिए, जबकि निकट बिंदु कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दूर बिंदु अनंत पर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब अपने रेटिना पर बनाता है, दृष्टि पटल पर बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। अगला सवाल है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जो शुक्रवाहिका होता है यह जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुषों का भाग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? इनमें से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो जो पपीता होता है यह एकलिंगी पादप का उदाहरण है। अगला सवाल है, फूलों में प्रजनन अंग कौन होता है? ये भी 5 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो फूलों का नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहा जाता है। अगला सवाल है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। अगला सवाल है, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? कौन ऐसा उपकरण है जिसमें धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं होता है? तो कुंडली में धन चिन्ह और ऋण चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर के किसी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में होते हैं, शुद्ध जल में होते हैं। अगला सवाल है, समजात अंगों के उदाहरण कौन है? ये भी 3 बार पेपर में पूछा है, 2017 में, 18 में, 2019 में। तो समजात अंगों के उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद। कुत्ते के अग्रपाद और हमारा हाथ क्या है? समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की जो तर्जनी अंगुली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी देखिएगा 11, 14, 15, 16, 19, 21 6 बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ऐसे सवाल को जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला सवाल है, एथेन का आणविक सूत्र इतना है तो इसमें कितने बंध होता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, सवाल वही है, बस पूछने का नज़रिया इसका चेंज कर दिया है। तो एथेन का सूत्र ये होता है, तो बताइए कि इसमें सहसंयोजक बंध कितना होगा? तो इसमें 7 गो सहसंयोजक बंध होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? कौन ऐसा यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, CH4 होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बाघ उपभोक्ता है? तो बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषी स्तर का, बाघ तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो जो DDT होता है वो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ होता है। अगला सवाल है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे को उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला सवाल है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है, 8 है और 7 है, तो इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो जब कभी भी परमाणु संख्या ज्ञात करने के बारे में बोलेगा तो इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो 8 7 15 2 17 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि परमाणु कौन है तो परमाणु हो जाएगा क्लोरीन और परमाणु संख्या कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको जोड़ देना है। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। जबकि आधुनिक आवर्त मेंडेली की आवर्त सारणी तक सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान तक सजाया गया था। लेकिन जैसे मोसले साहब आए, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर सजाया था तो परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। जबकि मेंडेलीव, न्यूलैंड, डोबरेनर ये सब किस पर सजाए थे तो परमाणु द्रव्यमान पर सजाए थे। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो जो जीवधारी होते हैं यह प्राकृतिक संसाधन नहीं होते हैं। अगला सवाल है, यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। ध्यान से सुनिए, कौन ऐसा धातु है जो ऊष्मा का कुचालक होता है। तो जो शीशा होता है, लेड होता है, पीबी होता है, यह क्या है ऊष्मा का कुचालक होता है। जबकि सोना, चांदी, तांबा ये सब क्या विद्युत के सुचालक होते हैं। सवाल कैसा पूछा रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुचालक कुचालक आप लोग एक ही जैसा मार के आ जाइएगा, हम जानते हैं। अगला सवाल है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो मछलियाँ अपने गिल्स के द्वारा गलफड़ के द्वारा सांस लेती है। अगला सवाल है, पौधे हरे क्यों होते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए पौधे हरे होते हैं। अगला सवाल है, क्लोरोप्लास्ट किस रंग का होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो हरे रंग का होता है। और क्लोरोप्लास्ट को ही कोशिकांग भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। कोशिकांग बिंदु बोले या क्लोरोप्लास्ट बोले, दोनों बतियाएगा ही है, इसका रंग हरा होता है। अगला सवाल है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीना के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में टोटल दांतों की संख्या 32 होता है। अगला सवाल है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। अगला सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। अगला सवाल है, वह सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज को समानांतर किरण पुंज कहता है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज हमेशा समानांतर किरण पुंज होता है। यह आप लोग चैप्टर संख्या 1 में पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में। अगला सवाल दिया गया है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है और प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अगला सवाल है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं, जिसे हम लोग क्षैतिज पंक्तियाँ भी कहते हैं। अगला सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है वो अक्रिय तत्व होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन ये सब क्या है, अक्रिय तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं। ये 2 बार आपसे पेपर में पूछा गया है, 2011 में भी पूछ चुका है, 2011 में भी, भाई कटिए, 11 में भी और 22 में भी 2 बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो न्यूलैंड के द्वारा, कि डोबरेनर के द्वारा, मेंडेलीव के द्वारा, कि मोसले के द्वारा। तो न्यूलैंड के द्वारा अष्टक नियम दिया गया था, जबकि डोबरेनाइनर के द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था। आप लोग को दोस्तों क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं क्लास की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और देखिए अगला सवाल दिया गया है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में 1 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है खड़िया का रासायनिक नाम क्या है? तो खड़िया को CaCH3 और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। खड़िया का नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों श्वेत होता है, जबकि सिल्वर आयोडाइड का रंग पूछेगा तो पीला होता है। इसको भी याद रखिएगा, दो तरीके से सवाल पूछता है, क्लोराइड श्वेत हो जाएगा, आयोडाइड पीला हो जाएगा। अगला सवाल है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है उसे क्या कहते हैं? तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर H+ देता है उसे आयन अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है जल में विलेय भस्म को क्या कहते हैं? तो जल में विलेय भस्म को क्षार कहा जाता है। अगला सवाल है मोटर गाड़ी के बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है मेरु रज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो मेरु रज्जु के आघात से लकवा नामक बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम मानव दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी कहा जाता है। यदि कहीं प्यूबर्टी नहीं दिया रहेगा तो दिया रहेगा यौनारंभ। यौनारंभ दिया रहेगा, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि इसका हिंदी रूप होता है यौनारंभ। तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को प्यूबर्टी या यौनारंभ कहते हैं। अगला सवाल है अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल है वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क सहायता प्रदान करता है उत्सर्जन में। उत्सर्जन में वृक्क सहायता प्रदान करता है। अगला सवाल है वर्तिका भाग होता है। वर्तिका किसका भाग होता है? तो वर्तिका जो होता है वह अंडाशय का भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है हाइड्रीला पाया जाता है। ये याद रखिएगा, कई बार आपसे पेपर में पूछ चुका है, घुमा घुमा कर पूछा। यहाँ पर 2024 में पूछा है, एक बार और पूछा गया है कि इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रीला जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि हाइड्रीला जो होता है वो जल में होता है, इसीलिए जल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वह ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अगला सवाल है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, यानी विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है बोरान का परमाणु भार क्या होता है? तो बोरान की परमाणु संख्या होता है 5 और इसका भार हो जाएगा B5 11। तो बोरान की परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? B5 11 हो जाएगा। अगला सवाल है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? कौन ऐसा धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? तो जो सोडियम होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है। अगला सवाल है जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो जीव के जब उत्पत्ति हुआ उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था।
अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जॉनसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि एथिलीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिलीन का आईयूपीएसी नाम एथीन होता है। अगला सवाल है, मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? ये याद रखिएगा, मीथेन के अणु का जो आकार होता है वह समचतुष्फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, कौन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो सबसे सरल यौगिक है? तो सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, CH4 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला सवाल है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये 3 बार भी पेपर में पूछा है, 2024 में, 19 में, 14 में, 19 में, 24 में। अगला सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा समूह डोब्रेनर त्रिक बनाता है? तो डोब्रेनर त्रिक इनमें से कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ऑप्शन नंबर सी बनाता है। अगला सवाल है, किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? यह आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व अक्रिय तत्व कौन होता है? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडन ये सब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। ना 7 से अधिक होगा, ना 7 से कम होगा, ना 0 के बराबर होगा। स्वच्छ जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला सवाल है, CFC है तो CFC का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन अधातु है? अधातु कौन है? तो सभी लोग याद रखिएगा, जो कार्बन होता है यह अधातु होता है, जबकि सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम ये सब क्या है? मेटल है, धातु होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपधातु है? चलिए बताइए, इसका भी बढ़िया सवाल पूछा है 2019 के सेकेंड शिफ्ट में कि इनमें से कौन उपधातु है? तो जो जर्मेनियम होता है यह उपधातु होता है। अगला सवाल है, कौन विद्युत का बढ़िया सुचालक है? विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन है? तो जो चांदी होता है यह विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो जो सोना होता है, गोल्ड होता है, AU होता है, यह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त में थक्का बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त के अंतिम सदस्य को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अवतल दर्पण के निचला आधा भाग टूट जाएगा तो प्रतिबिंब कम तीव्र बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन फ्लोरीन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलता है? तो जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगला सवाल है, CnH2n+2 बहुत बढ़िया सवाल है। ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है हर एक साल। CnH2n+2 यह किसका सूत्र होता है? तो जो एल्केन होता है, एल्केन ग्रुप का सूत्र होता है
CnH2n+2 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो जो श्वसन होता है वह उपचयन अभिक्रिया होती है। अगला सवाल है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? तो कुछ बादलों का रंग उजला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला सवाल है, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो स्पेक्ट्रम में जिसका झुकाव सबसे अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तो बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे कौन सा दोष होता है? तो जो कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसे दूरदृष्टि दोष हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो जब भी किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है? तो जो बैटरी अम्ल होता है वो सांद्र H2SO4 होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को ही बैटरी अम्ल भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उसे क्या कहते हैं? तो वह हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है उसे एबिसिसिक अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल है, सिनेप्टिक नब पाया जाता है। तो सिनेप्टिक नब कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूरॉन में पाया जाता है। अगला सवाल है, फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो फल पकाने वाले हार्मोन को एथिलीन कहा जाता है। अगला सवाल है, उभयलिंगी जीव का उदाहरण इनमें से कौन है? तो उभयलिंगी जीव का उदाहरण हाइड्रा होता है। हाइड्रा जो होता है यह उभयलिंगी उदाहरण है। अगला सवाल है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? यदि जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था तो यहाँ निषेचन नहीं दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को निषेचन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो जब भी लंबाई बढ़ेगा तो तार का प्रतिरोध हमेशा बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से पदार्थों में चालक कौन है? कौन ऐसा पदार्थ है जो करंट मारता है? तो जो एल्यूमिनियम होता है यह एक प्रकार का चालक होता है, जबकि अभ्रक, कांच, चीनी मिट्टी ये सब क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अगला सवाल है, किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोलर सेल किससे बना होता है? तो सिलिकॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क होता है? तो कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक होता है? तो जो भी ग्रेफाइट होता है यह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो परमाणु संख्या तो अभी हमने आपको बताया कि जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 होता है उन सभी संख्याओं का आपस में जोड़ देना है। तो 8, 2, 10, 10, 7, 17। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। अगला सवाल है, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग होते हैं? तो कीटों के पंख, चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह समवृत्ति होते हैं, उसी को समरूप अंग भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है? तो कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ को DNA कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को विद्युत संयोजी यौगिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो जो एल्केन होता है, एल्केन ग्रुप को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में याद रखिएगा एथाइन गैस का उपयोग किया जाता है।
अगला सवाल है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन इनमें से कौन है। तो जो वन होता है, वन फॉरेस्ट होता है, यह नवीकरणीय संसाधन होता है। अगला सवाल है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं। तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग बादल वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला होता है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। अगला सवाल है कि सीएफसी का उपयोग कहाँ होता है। तो सीएफसी का उपयोग जेट इंजन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है और एयर कंडीशनर में तो होता ही है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या बोलेगा, वर्गों की संख्या बोलेगा तो 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सल्फर के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले सल्फर की परमाणु संख्या होता है 16। 16 को तोड़ेंगे तो 2, 8, 6 हो जाएगा। तो इसके लास्ट में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगला सवाल है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। अगला सवाल है आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है। तो आहर और जो पाइन है वो बिहार राज्य की जल संचयन की व्यवस्था है। अगला सवाल है इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। इनमें से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है यह उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स वाला भाग है वो रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन मिट्टी भी है, जल भी है, वन भी है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक संसाधन ये सभी होते हैं। अगला सवाल है कौन ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। तो उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो एक स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत पर होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है टूथपेस्ट मुख्यतः होता है। तो जो टूथपेस्ट होता है, दंत मंजन होता है, यह एक भास्मिक होता है। अगला सवाल है यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए तो वो कैसा होता है। तो यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा तो वो क्षार है, यदि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा तो वो अम्ल होता है। अगला सवाल है सिरका क्या होता है। तो सिरका एक अम्ल होता है, अम्लीय पदार्थ होता है। अगला सवाल है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। ये 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिवहन तंत्र तितली में पाया जाता है। अगला सवाल है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगला सवाल है थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आयोडीन का होना अनिवार्य है। अगला सवाल है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण कौन है। तो पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण ब्रायोफाइलम है। ब्रायोफाइलम जो होता है वह कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। अगला सवाल है सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में होता है। तो सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की अवस्था में ब्लास्टुला होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो द्विखंडन जो होता है वो जीवाणुओं में पाया जाता है, जीवाणुओं में द्विखंडन पाया जाता है। अगला सवाल है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर तो हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ऐसा धातु है जो सर्वाधिक तन्य है। तो सोना जो होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन सहसंयोजक यौगिक है। चलिए बढ़िया, ये कई बार पूछा गया सवाल है। इनमें से कौन सहसंयोजक यौगिक है। जो CH4 होता है वह सहसंयोजक यौगिक होता है। अगला सवाल है इनमें से कौन उपधातु है। इनमें से कौन उपधातु। तो अभी आप लोगों ने जर्मेनियम पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर जर्मेनियम नहीं है, तो एंटीमनी क्या हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो हो जाएगा यह भी क्या हो जाएगा उपधातु हो जाएगा। अगला सवाल है ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है। तो ड्यूरालुमिन जो होता है यह एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है।
तो सोने की परमाणु संख्या 79 होता है। अगला सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 होता है। अगला सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय यदि ऊर्जा प्राप्त करना है तो उसके लिए यूरेनियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो जो बायोगैस होता है यह जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। अगला सवाल है, ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होता है यह स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी क्या थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक कमी यही था कि वह हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए थे। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। अगला सवाल है, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो मीथेन का सूत्र होता है CH4 यानी कि हाइड्रोजन 4 को है, तो इसमें सहसंयोजक बंध की संख्या 4 पाई जाती है। अगला सवाल है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र होता है? तो तालाब जो होता है वो प्राकृतिक तंत्र होता है। अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि f बराबर r/2 होता है। f का मान 20 है और ये भागा में तो इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो r बराबर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? तो फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान बढ़ता जाता है। अगला सवाल है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय आवर्त में पहला में होता है K, दूसरा में होता है L, तीसरा में M, चौथा में M, यानी कि दूसरका वाला में L हो जाएगा। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर H2O के बगल में दिया है, यानी कि दो गो मिलकर एगो हो रहा है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एगो है, दो गो भाग में टूट गया है। जब टूट गया है तो वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की तरह काम करता है? तो आँखों का, कैमरे का जो फिल्म वाला भाग है वह आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। अगला सवाल है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से दूरदृष्टि होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल कलर होता है, RED होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन गंधीय सूचक है? प्याज से गंध आता है, वनीला इत्र से गंध आता है, लवंग से गंध आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी क्या है? यह गंधीय सूचक है। अगला सवाल है कि नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक क्या है? तो नर युग्मक जो होता है यह शुक्राणु होता है। अंडाणु, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब जो होता है यह मादा युग्मक होते हैं, जबकि शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। अगला सवाल है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। अगला सवाल है, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने पर
कभी भी ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होता, ये याद रखिएगा। ये हानिकारक गैस उत्पन्न करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि कभी भी ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं करता है। अगला सवाल है, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? कौन ऐसा पदार्थ है जिसका अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक का अपघटन पर्यावरण में कभी भी नहीं हो सकता है। अगला सवाल है, कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जो सूखे घास पत्ते होते हैं, घास पत्ते, ये अपघटित हो जाएंगे जैविक प्रक्रम के द्वारा। अगला सवाल है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह दूसरे तत्व का है, क्षारीय मृदा धातु का तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? तो अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा इनमें से सभी ट्रिपल आर है, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः कमी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कोलीफॉर्म क्या है? कोलीफॉर्म क्या है? तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु का नाम होता है। अगला सवाल है, वैसा जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वैसा जीव जो पौधे और जंतु दोनों को भक्षण करते हैं उसे सर्वभक्षी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है? तो पौधों में टेनिन नामक जो पदार्थ होता है वह छालों में संचित होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो CCl2 जो CaCl2 होता है, कैल्शियम क्लोराइड, यह क्या होते हैं? यह आयनिक यौगिक होते हैं। अगला सवाल है, इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का हम लोग का अंतिम सवाल, पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का प्रयोग किया जाता है, वो कौन है? तो पहला रिड्यूस होता है, दूसरा रिसाइकिल होता है और तीसरा रीयूज होता है। यानी कहीं ऑप्शन में है तो ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।